अध्याय 1021 से 1025। चूंकि आइस विंड साम्राज्य को साम्राज्य की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से काफी राष्ट्रीय शक्ति थी। इसका क्षेत्र पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप से भी बड़ा था और इसे सार्वजनिक रूप से उत्तरी सीमा पर स्थित पवित्र एमेथिस्ट साम्राज्य के बाद उत्तरी स्नो सोन क्षेत्र में दूसरे सबसे मजबूत देश के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अलावा क्योंकि दोनों देश सीमाओं पर थे, इसलिए कभी कभी उनके बीच घर्षण होता था, लेकिन स्केर्ड एमेथिस्ट एम्पायर निश्चित रूप से मजबूत पार्टी थी। हालांकि म्यूहन्नी आइस विंड एम्पायर में दिखाई दिए और जब अफवाहें फैली कि म्यूहन्नी दायरे के राजा के अगले प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार थे, तो पवित्र एमेथिस्ट साम्राज्य ने अब आइस के सामने अहंकार पूर्वक कार्य करने की हिम्मत नहीं की। पवन साम्राज्य इसके अलावा हर साल अपनी मर्जी से वे आइस विंड एम्पायर को उपहार देने के लिए लाखों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूत भी भेजते थे। इस वजह से हालांकि आइस विंड साम्राज्य की राष्ट्रीय शक्ति पवित्र एमेथिस्ट साम्राज्य की तुलना में कमजोर थी, हाल के वर्षों में एक कमजोर प्रवृत्ति थी कि यह जल्द ही उत्तर में सबसे मजबूत देश बन जाएगा। और यदि म्यूहान्या वास्तव में रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य बनने जा रहा था, तो अपने देश की प्रसिद्धि के कारण स्नो सोन रियलम में नंबर 1 देश बनना स्वाभाविक था। विशाल हॉल खचाखच भरा हुआ था। बर्फीले पवन सम्राट के पहले 1000 साल काफी बड़ा मामला था। जो लोग हॉल में बैठे थे वे सभी आइस विंड के आधिकारिक व्यक्ति थे। विभिन्न देशों के दूतों के साथ साथ गहरे रास्ते पर चलने वाले शक्तिशाली व्यक्ति थे। जैसे ही कोई बड़े हॉल में दाखिल हुआ, सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला व्यक्ति एक युवा था जिसने पूरी तरह से बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह ऊंची सीटों पर एक स्पष्ट मुस्कान के साथ बैठा था। उसका असाधारण व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे वह इसके साथ ही पैदा हुआ हो। फैंग हुएटा और फैंग होंगे को, जिन्होंने पहले अपनी सीटें छोड़ दी थीं, सीटू परिवार म्यूहन्नी और यूचे के साथ लौटते हुए देखा। उसकी नजर तेजी से और सावधानी से उनमें से हर एक पर पड़ी। उसके बाद वह चंचल और फीकी मुस्कान दिखाते हुए धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। ओह, क्या ये क्षेत्र भगवान सीटू नहीं है? मैंने लंबे समय से सुना है कि आपकी बेटी में उत्कृष्ट प्रतिभा थी और जब वह एक छोटी किशोरी थी तो उसे आइस फीनिक्स पैलेस में भर्ती कराया गया था और उसे फेरी बिंडियुन के शिष्य के रूप में लिया गया था। यह उपलब्धि वास्तव में बधाई के योग्य है। जैसे ही उसने इस बैंगनी कपड़े पहने युवक को देखा, सीटू जियोंगिंग स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गया क्योंकि वह अनजाने में चिल्लाया, पवित्र नीलम क्राउन प्रिंस। बैंगनी कपड़े पहने ये युवक वास्तव में पवित्र नीलम साम्राज्य का वर्तमान राजकुमार था। आइस विंड सम्राट के पहले 1000 साल आइस विंड साम्राज्य में कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन जब दूसरे देशों की बात आती थी तो श्रद्धांजलि देने के लिए एक दूत भेजना आवश्यक था। हालांकि स्नो सोन दायरे के उत्तर में सबसे अधिक राष्ट्रीय शक्ति वाले देश पवित्र एमेथिस्ट साम्राज्य से क्राउन प्रिंस ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था। उनका आगमन वास्तव में एक अतिरंजित मामला था और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सीटू जियोंगिंग इतनी हतप्रभ होगी। पवित्र नीलम क्राउन प्रिंस थोड़ा मुस्कुराया। उसकी नजर म्यूहन्नी की ओर चली गई। 13वें राजकुमार, बहुत समय हो गया। हमें आखिरी बार मिले हुए 7 साल हो गए हैं और जैसा कि अपेक्षित था, आपका वर्तमान आचरण अतीत से कहीं अधिक है। आपको देखकर ही मैं समझ सकता हूँ कि स्नो सोन की युवा पीढ़ी में नंबर 1 होने का आपका खिताब महज एक कोरी अफवाह नहीं है। हालांकि ये सचमुच थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य बनने में असमर्थ रहे। प्रिंस हानी के अलावा डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के 2 अन्य सम्मानित अतिथि भी वास्तव में यहाँ हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आइस विंड सम्राट व्यक्तिगत रूप से अपना स्वागत करेगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा लगता है कि दैवीय संप्रदाय वास्तव में आपके सम्मानित देश को बहुत महत्व देता है। पवित्र एमेथिस्ट क्राउन प्रिंस के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके शब्द शिष्टाचार से भरे हुए थे क्योंकि उनका आचरण एक देश के क्राउन प्रिंस जैसा था। हालांकि उपस्थित एक भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था, तो वे संभवतः उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को कैसे नहीं समझ सकते थे। उनके एक एक शब्द में उपहास और हृदय भेदी व्यंग्य थे। वह अक्सर यह कहने के लिए आइस फीनिक्स सम्राट का उपहास कर रहा था कि म्यूहन्नी जल्द ही दायरे के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य बन जाएगा। हालांकि अंत में सब कुछ शून्य हो गया। इस प्रकार पवित्र एमेथिस्ट साम्राज्य के प्रति जो प्रतिरोध कई वर्षों तक चला था, वह स्वाभाविक रूप से उस क्षण से बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कहने की जरूरत नहीं है, वाक्य ऐसा लगता है कि दैवीय संप्रदाय वास्तव में आपके सम्मानित देश को बहुत अधिक महत्व देता है और भी अधिक स्पष्ट व्यंग्य था। इसके अलावा इससे पहले जब आइस विंड सम्राट फैंग हुएटा को म्यूहन्नी का आवाज प्रसारण प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि वह
डिवाइन आइस फीनिक्स साम्राज्य के 2 सम्मानित मेहमानों के साथ आ रहे थे। यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक दिव्य राग सुना हो और साइट पर इसकी घोषणा की हो। कुछ लोगों को साथ लाने और व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए बड़े हॉल से बाहर निकलने से पहले उत्साह का माहौल। इस घटना ने बड़े हॉल में मेहमानों की चिंता, उत्सुकता और ईर्ष्या को भी जगा दिया था। आखिरकार जन्मदिन के लिए डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के महत्वपूर्ण लोगों से व्यक्तिगत बधाई प्राप्त करना निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान था। हालांकि म्यूहान्या के बगल में डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के बर्फीले वस्त्र पहने हुए 2 लोग न केवल बेहद युवा थे, बल्कि उनकी गहरी ताकतें केवल डिवाइन ओरिजिन दायरे में भी थीं। वे संभवतः महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? वे केवल 2 शिष्य थे और इसके अलावा निम्न स्तर के शिष्य थे। उन शिष्यों को जन्मदिन की दावत में भाग लेने के लिए भेजना, जिनकी तुलना म्यूहान्या से की जा सकती थी, ये तो लापरवाही से परे होने की हद तक लापरवाही थी। यह उन्हें पहले स्थान पर न भेजने जैसा था। बड़े हॉल में मौजूद लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इन 2 सम्मानित आइस फीनिक्स मेहमानों को देखा और उनकी उत्सुकता और ईर्ष्या तुरंत सदमे और निराशा में बदल गई। इसके अलावा दूसरे देशों के कुछ दूत और सरदार अंदर ही अंदर आहें भर रहे थे और यहाँ तक कि गुप्त रूप से खुद पर हंस भी रहे थे। जब म्यूहान्या के रियलम किंग के प्रत्यक्ष शिष्य बनने में असफल होने की खबर फैली, तो आइस विंड साम्राज्य की राष्ट्रीय ताकत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त इस 1000वें जन्मदिन समारोह में डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय ने वास्तव में 2 निम्न रैंकिंग वाले शिष्यों को भेजा था। यदि यह समाचार भी फैल गया तो आइस विंड साम्राज्य की राष्ट्रीय ताकत निस्संदेह एक बार फिर गिर जाएगी। इस बात की भी संभावना थी कि वे हंसी का पात्र बन जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में म्यूहनी के कारण पवित्र नीलम साम्राज्य आइस विंड साम्राज्य के सामने काफी हद तक सिकुड़ गया था, लेकिन अब पवित्र एमेथिस्ट साम्राज्य ने स्वयं क्राउन प्रिंस को भेजकर आइस विंड साम्राज्य की हास्यास्पद स्थिति का गवाह बनने की सबसे अधिक संभावना थी। भीड़ की नजर में उसने पहले जो उपहास किया था वह कोरी बेईमानी से कहीं अधिक था। म्यूहनी ने एक विनम्र मुस्कान के साथ एक विनम्र जवाब दिया, जैसे कि वह उन शब्दों के पीछे के उपहास से पूरी तरह से अनजान था। आपकी प्रशंसा के लिए पवित्र एमेथिस्ट क्राउन प्रिंस को बहुत धन्यवाद। हानि उनसे विनम्र है। हमारे आइस विंड एम्पायर के प्रति संप्रदाय के गुरु का अपार प्रेम कुछ ऐसा है जिसे हम चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकते। पवित्र एमेथिस्ट क्राउन प्रिंस के आज व्यक्तिगत रूप से दौरे पर आने से हानि को वास्तव में इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि शब्दों से परे। इस दावत के बाद हमें पुराने दिनों की खातिर एक छोटी सी बातचीत करनी चाहिए। हा 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 हा। पवित्र नीलम युवराज जोर से हंसा। वह धीरे धीरे अपनी सीट पर लौट आया और फिर एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर वह सार्थक मुस्कान बरकरार रखी। हालांकि फैंग हुइटा के दिल में गुस्सा था, लेकिन उसने सतह पर अपनी भावनाओं को काबू में रखा और अपना हाथ उठाया। रुको, रीजन लॉर्ड सीटू के परिवार को उनकी सीटों पर लाओ। ये यू चे का सामना करते हुए फैंग हुइटा की आवाज बंद हो गई। पहले क्योंकि वह निराशा से अभिभूत था, इसलिए उसने यू चे के नाम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस समय उसे वास्तव में ये याद रखने में परेशानी हो रही थी, लेकिन सौभाग्य से उसने तुरंत उसे संबोधित करने का अपना तरीका बदल दिया। ये सम्मानित आइस फीनिक्स अतिथि, आपके पास रीजन लॉर्ड सीटू और उनके परिवार के साथ बैठने की जगह क्यों नहीं है? इससे पहले कि फैंग हुइटा की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाए, सीटू जियोंगिंग पहले ही घूम चुका था। फैंग होंगे द्वारा बताई गई सीट पर बैठ गया, एक कप उठाया और पूरी तरह से पी गया। स्पष्ट रूप से वह यू चे के साथ बैठने से इनकार कर रहा था। अजीबता के कारण एक पल के लिए फैंग होंगे को समझ नहीं आया कि क्या उन्हें युनचे को अपनी सीट लेने के लिए बुलाना चाहिए। फिर उसने म्यूहान्या की आवाज सुनी, रॉयल फादर, सीनियर ब्रदर यू चे का रीजन लॉर्ड सीटू के साथ बैठना थोड़ा अनुचित है। जैसे ही वह बोला, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वरिष्ठ भाई यू चे, कृपया ऊंचे स्थान पर बैठे। यदि आपका कोई अनुरोध है तो बस हानि को बताएं। म्यूहान्या का हाथ जिस दिशा की ओर था वह वास्तव में सिंहासन के बगल में था, आइस विंड सम्राट फैंग हुइटा के बगल वाली सीट। उनकी हरकत और शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। फैंग हुइटा बेहद हैरान हो गया और फिर उसने चिंतित होकर कहा, हनी, पहले तुमने उसे वरिष्ठ भाई कहकर संबोधित किया था। ये स्पष्ट नहीं था कि इसके पीछे कोई मंशा थी या नहीं, लेकिन म्यूहान्या ने ठीक इसी क्षण अचानक एहसास का आभास दिखाया। यह इस बेटे को देश लौटे काफी समय हो गया है और रॉयल फादर को देखकर वह खुशी से अभिभूत हो गया था। मैं सचमुच इतनी बड़ी बात भूल गया हूँ। वह यू चे के बगल में खड़ा हुआ और अतुलनीय रूप से कठोर दृष्टि से कहा, शाही पिता, वरिष्ठ भाई यू चे सिर्फ मेरे वरिष्ठ भाई नहीं है।
शाही पिता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दायरे के राजा ने अभी आधे महीने पहले ही एक नए प्रत्यक्ष शिष्य को लिया है और यह प्रत्यक्ष शिष्य वास्तव में वरिष्ठ भाई यूचे हैं। मू हनी के शब्दों ने तुरंत पूरे महान हॉल को शांत कर दिया। क्षेत्र राजा और प्रत्यक्ष शिष्य शब्दों ने विशेष रूप से सभी को चौंका दिया था, जैसे कि बिजली अचानक साफ आसमान से गिर गई हो। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। एक देश के सम्राट के रूप में फैंग हुइटा भी होश में आने से पहले काफी देर तक स्तब्ध थे। जो चेहरा पहले वीरता और पराक्रम से भरा हुआ था, वह तुरंत भय से ढक गया। यहाँ तक कि उसका शरीर, जिस पर एक सम्राट की प्रतिष्ठा थी, जल्दी से नीचे झुक गया, क्योंकि वह ईमानदारी और भय के साथ बोल रहा था। यंग ह्यून, तो आप वास्तव में नहीं, इस छोटे राजा के पास माउंट ताई को पहचानने की आंखें नहीं थीं। न केवल मैं दूर से आपका स्वागत करने में असमर्थ रहा, बल्कि मैंने कई बार इस तरह का दुर्व्यवहार प्रदर्शित किया है। मुझे आशा है कि यंग ह्यून क्षमा कर सकता है, मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। फैंग हुइटा डर के कारण अपने शब्दों में थोड़ा असंगत था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसके सिर का पिछला भाग ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसकी निगाहें दूसरी ओर हट गईं और दोषारोपण भरे लहजे में उसने कहा, हनी, यंग ह्यून स्वर्गीय क्षमता का एक सम्मानित अतिथि है। हाँ, कैसे? आप हमें इस मामले के बारे में बिल्कुल भी सूचित कैसे नहीं कर सकते? यदि उसे पता होता कि क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य आने वाला है, तो उसने न केवल व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया होता, बल्कि 10,000 किलोमीटर दूर से उसका स्वागत करना कम से कम था। मू हनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाही पिता, ये बेटा नहीं है जो नासमझ है। हालांकि वरिष्ठ भाई यूनचे को एक सम्मानित दर्जा प्राप्त है, वह विनम्र और दयालु हैं, और उन्होंने कभी भी अपने रुतबे से दूसरों को धमकाया नहीं है। दरअसल उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। उसे डर था कि आपको समय से पहले सूचित करने से रॉयल फादर के जन्मदिन समारोह पर असर पड़ेगा, और इसलिए वह नहीं चाहता था कि मैं आपको पहले से सूचित करूं। वरिष्ठ भाई का आदेश कुछ ऐसा है जिसे ये बेटा अवज्ञा नहीं कर सकता। हालांकि उत्तेजना के कारण मैं शाही पिता को वरिष्ठ भाई यूचे की स्थिति के बारे में तुरंत सूचित करने में असमर्थ था। ये वास्तव में मेरी गलती है और मैं रॉयल फादर द्वारा दंडित होने को तैयार हूँ। यूनचे ने विनम्रता पूर्वक कहा, बर्फीले पवन सम्राट, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जूनियर मेरे मास्टर के नाम पर आपको बधाई देने के लिए यहाँ है। इस तरह का व्यवहार करने से यह जूनियर असहज हो जाएगा। हालांकि यूनचे केवल एक जूनियर के सौजन्य से धनुष कर रहा था। इससे फैंग हुइटा को एक कदम पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसने हड़बड़ाहट में धनुष वापस कर दिया। यंग ह्यून, ये कैसे हो सकता है? ये छोटा राजा था जिसने अच्छा स्वागत नहीं किया। जल्दी आओ, कृपया ऊंची सीटें ले लो, ऊंची सीटें ले लो। फैंग हुइटा के सिर पर अभी भी पसीना आ रहा था। उसकी आवाज और शरीर अब भी पहले की तरह कांप रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति कमजोर थी, बल्कि उसके सामने वाला व्यक्ति दायरे के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य था। किसी देश का स्वामी वास्तव में एक सम्मानजनक स्थिति थी, लेकिन दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य की तुलना में वह बस एक अलग स्तर का अस्तित्व था। प्रत्यक्ष शिष्य के सामने उन्हें केवल छोटे देश के स्वामी के रूप में संबोधित किया जा सकता था। पहले 1000 वर्षों के बारे में तो भूल ही जाए, यहाँ तक कि उनके पहले 10,000 वर्षों का जश्न भी कोई ऐसा आयोजन नहीं था जिसमें कोई यह सोचने की हिम्मत कर सके कि इसमें इतनी हैसियत का कोई व्यक्ति शामिल होगा। यदि कोई हॉल मास्टर आ जाए तो इसे पहले से ही एक स्वर्गीय उपहार माना जा सकता है। उत्तेजना, सदमा और डर वह जो महसूस कर रहा था उसका एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि वह ज्यादातर नुकसान और पूर्ण अविश्वास की भावना से अभिभूत था। फैंग हुइटा अकेले नहीं थे जो सदमे में थे और नुकसान में थे। क्राउन प्रिंस फैंग होंगे ऐसे लग रहे थे मानो वह भयभीत हो गए हों, क्योंकि वह वहीं खड़े थे, न तो हिलने की हिम्मत कर रहे थे और न ही बोलने की। बड़े हॉल में सभी मेहमान बहुत पहले ही खड़े हो गए थे। यूनचे की ओर उनकी निगाहों में गहरा भय और सम्मान झलक रहा था। स्नो सॉन्ग रियलम किंग द्वारा एक नए प्रत्यक्ष शिष्य को लेने की खबर लंबे समय से पूरे स्नो सॉन्ग रियलम में फैल गई थी। वे उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि वह निचले क्षेत्र से आया था, और यद्यपि उसकी गहन शक्ति केवल दिव्य मार्ग के प्रवेश द्वार पर थी, उसके पास ऐसी प्रतिभा थी जिसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। उन्होंने परीक्षण में म्यू हनी और म्यू फिक्स्यू को पूरी तरह से हरा दिया और उनका भविष्य असीमित था। हालांकि उन्होंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी, न ही उन्होंने कभी विश्वास करने की हिम्मत की कि वह वास्तव में एक सम्राट के जन्मदिन की दावत में शामिल होंगे। इसके अलावा वो उनकी आंखों के सामने भी खड़ा था। पवित्र अमेथिस्ट क्राउन प्रिंस भी खड़ा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले वाली प्रसन्न मुस्कान की थोड़ी सी भी झलक नहीं दिख रही थी।
सुंदर विशेषताओं वाला उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था और अत्यधिक भय के कारण उसने एक राजकुमार की ताकत और आचरण पूरी तरह से खो दिया था। उसके शरीर का एक एक बाल हड्डी भेदी ठंड से ढका हुआ था। इससे पहले युन चे के ठीक सामने उन्होंने जो अहंकारपूर्ण उपहासपूर्ण टिप्पणियां की थीं, उन्हें संभवतः कोई नहीं भूल सकता। वह वास्तव में अफवाहों के अनुसार रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य है। मैडम सीटू का मुंह खुला हुआ था और वह अंततः काफी समय के बाद इसे बंद करने में सफल रही। हमने वास्तव में पहले उसे अपने पीछे चलने के लिए मजबूर किया। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कदाचार है। जियोंगी क्या गलत? सीटू जियोनेगिंग का शरीर सीधा और कड़ा था, फिर भी उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। उसकी आंखों की पुतलियां पहले ही बड़ी हो गईं और फिर अगले ही पल सिकुड़ गईं। उसका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था और जिस शराब के प्याले को उसके हाथ ने अनजाने में कसकर पकड़ लिया था, उसने लंबे समय तक उसके शरीर को कांपने से शराब से भिगो दिया था, लेकिन उसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था। सीटू जियोंगिंग की हालत मैडम सीटू और म्यू शियाओलिन के लिए बहुत डरावनी थी। म्यू जियाओलिन ने जल्दी से धीमी आवाज में पूछा, पिताजी क्या गलत है? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सीटू जियोनेगिंग के होंठ कई बार खुले और बंद हुए, लेकिन वह एक भी शब्द बोलने में असमर्थ थे। उसके गले को एक पल के लिए जोर से काटने के बाद ही गल्प के साथ उसकी थोड़ी सी सांस वापस आई। हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह सचमुच है। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसने अपने पिता की ओर से इतनी अतिरंजित प्रतिक्रिया देखी थी। म्यू जियाओलिन हंसते हुए बोला, हे तो पिता भी अपनी पहचान से इतना डरते हैं। ये वास्तव में ठीक है। भले ही युन चे संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य है, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वरिष्ठ भाई हनली ने वर्णित किया है। वह दूसरों को धमकाने के लिए कभी भी अपनी पहचान पर भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही कैसे वह संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद भी मुझे अभी भी वरिष्ठ बहन कहता है, और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का अहंकारी व्यवहार नहीं है जो खुद को बाकी सभी से ऊपर रखता है। मुझे लगता था कि उसके बारे में बहुत सारी घृणित बातें थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें कई अनुकूल गुण हैं। ओह, ये सही है पिताजी। उस समय गहन जहाज पर जब आपने उसे खींच लिया था तो आपने क्या कहा था? यह नहीं होना चाहिए, कुछ भी असभ्य नहीं होना चाहिए, म्यू जियाओलिन ने पूछा। बेहतर होता अगर म्यू शियाओलिन ने इसका जिक्र न किया होता। एक बार जब उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बेरुखी से धमकी दी थी और पहले यू चे के प्रति अपनी अवमानना दिखाई थी, सीटू जियोंगिंग का शरीर हिल गया था क्योंकि वह अपने बट के बल जमीन पर गिर गया था, जिससे कुर्सी टूट गई थी। युन चे की पहचान पर किसी को संदेह नहीं था। स्नो सॉन्ग दायरे में उन लोगों के अलावा जो जीवन से थक चुके थे, कोई भी दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा जिसने अपनी पहचान बताई थी उसका नाम मुहनी था। दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य द्वारा लाए गए सदमे और जबरदस्त धमकी के तहत हॉल में इतना सन्नाटा था कि पिन की एक बूंद भी सुनी जा सकती थी। किसी को भी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। फैंग हुइटा और फैंग होंगे दोनों तरफ अपने शरीर झुकाए खड़े थे। युन चे के बैठने से पहले उनमें हिलने की हिम्मत नहीं हुई। युन चे आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने एक दोषरहित स्नो व्हाइट जेड केस निकाला। उसने इसे सबके सामने खोला और धुंधली बर्फीली नीली चमक से घिरी 9 पत्तियों वाली घास दिखाई दी। एक पल में पूरे हॉल में अत्यधिक शुद्ध ठंडक भर गई, जिससे हर किसी का दिमाग शांत हो गया क्योंकि उनकी निगाहें दृढ़ता से इसकी ओर आकर्षित हो गईं, खुद को अलग करने में असमर्थ हो गईं। आइस विंड एम्परर इस घास को 9 लीफ फ्रॉस्ट ग्लेज के नाम से जाना जाता है और यह हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील में पाए जाने वाली अनोखी घासों में से एक है। ये किसी के शरीर को संयमित कर सकता है और किसी के दिल को साफ कर सकता है। मुझे आशा है कि आप अपने 1000वें जन्मदिन पर मेरा यह विनम्र उपहार स्वीकार करेंगे। हालांकि उसका लक्ष्य किलिनहॉर्न था, चूंकि वह अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह खाली हाथ नहीं आया। ये 9 पत्ती वाला फ्रॉस्ट ग्लेज एक बधाई उपहार था जो वह यहाँ रास्ते में आखिरी क्षण में लेकर आया था। ये वास्तव में स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में उगने वाली अनोखी घासों में से एक थी और किसी देश के शासक के लिए एक अच्छा उपहार होना चाहिए। म्यू जुआनिन ने इस अवधि में उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में कैद कर दिया था, इसलिए उसने निश्चित रूप से जितना संभव हो उतने अनूठे फूल और घासें एकत्र की थीं। हालांकि उन्होंने अभी भी स्नो सॉन्ग दायरे में 3 शब्दों हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक के महत्व को कम करके आंका था। ये सुनकर कि यह स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में उगता है, हॉल में मौजूद सभी लोग
जिनमें म्यू हनी और म्यू शियाओलान भी शामिल थे, का मुंह खुला रह गया और उनकी आंखें लगभग अपनी जेब से बाहर आ गईं। फैंग हुइटा ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ बढ़ाए, लेकिन बहुत देर तक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी, इतनी पवित्र वस्तु, ये छोटा राजा संभवतः ऐसी चीज को कैसे स्वीकार कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि यह वरिष्ठ भाई यू चे की ओर से एक अच्छा इशारा है, शाही पिता को इसे स्वीकार करना चाहिए, मू हनी ने कहा एक मुस्कान। तभी फैंग हुइटा ने अपना हाथ बढ़ाया और 9 पत्ती वाला फ्रॉस्ट ग्लेज प्राप्त किया। उसकी हरकतें बेहद सावधान थी क्योंकि उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया था। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी क्योंकि उसने कहा था, इस छोटे राजा ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इस जीवन काल में स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील से एक पवित्र वस्तु प्राप्त करेगा। महान क्षेत्र के राजा और उनके सम्मानित शिष्य की महान दयालुता के संबंध में यह छोटा राजा वास्तव में नहीं जानता कि वह इस तरह के भाव का बदला कैसे चुका सकता है। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील से उत्पन्न कोई भी चीज, यहाँ तक कि रेत का एक कण भी, लोगों की नजर में एक पवित्र वस्तु कही जा सकती है। यंग यून। अपनी भावनात्मक स्थिति में भी फैंग हुइटा ने गंभीर तरीके से कहा, चूंकि आपने इस बार आइसविंड का दौरा किया है, इसलिए आपको कुछ और दिन रुकना चाहिए और इस छोटे राजा को अपना आभार व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। ओह, यदि यंग यून के पास अब से कोई अनुरोध या निर्देश है तो बेझिझक इस छोटे राजा को बताएं। ये छोटा राजा अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा और 10,000 मौतें भी मुझे नहीं रोक पाएंगी। यह एक देश के बादशाह की चापलूसी थी। हालांकि यू चे की प्रतिक्रिया सभी की अपेक्षाओं से अधिक थी। उस शांति के साथ जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति की नहीं थी, उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। आइसविंड सम्राट, आपके शब्द बहुत भारी हैं। ये जूनियर मास्टर की ओर से उन्हें सम्मान देने आया है और केवल एक साधारण अतिथि है। हॉल में दूर से चापलूसी की गई यंग यून के पास न केवल आदरणीय स्थिति और प्राचीन काल से बेजोड़ प्रतिभा है, बल्कि वह बहुत विनम्र भी है। सचमुच सराहनीय। चापलूसी का ये पहला टुकड़ा दिए जाने के बाद हॉल में मौजूद लोगों को तुरंत होश आ गया, जैसे कि वे नींद से जाग गए हों। इस प्रकार और भी अधिक चापलूसी लहरों में भेजी जाने लगी। ये पहली बार है जब मैंने इतना उत्कृष्ट व्यक्ति देखा है। आखिरकार यंग यून हमारे महान क्षेत्र के राजा का चुना हुआ शिष्य है। वह मनुष्यों के बीच का आदमी कैसे नहीं हो सकता। ऐसा उत्तराधिकारी चुनना न केवल हमारे महान क्षेत्र के राजा का सौभाग्य है, बल्कि हमारे स्नो सॉन्ग क्षेत्र का भी सौभाग्य है। पवित्र अमेथिस्ट क्राउन प्रिंस की अभिव्यक्ति लंबे समय तक कठोर बनी रही, अंततः कुछ हद तक शांत हुई। वह झुकते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, भाई यून की सुंदरता को व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य पाकर इस बार इस छोटे राजकुमार की आइसविंड की यात्रा व्यर्थ नहीं गई। नहीं, ये यात्रा नहीं, बल्कि इस राजकुमार का पूरा जीवन। ये राजकुमार ग्रेट रियलम किंग और भाई यू से ऐसी उदारता प्राप्त करने के लिए आइसविंड सम्राट को भी बधाई देना चाहता है। एक बार फिर फैंग हुइटा का सामना करते समय पवित्र एमेथिस्ट क्राउन प्रिंस का रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। वह अब जरा भी उत्साहित या अहंकारी नहीं था। उनके कहे हर शब्द में गहरी चिंता थी। हा, फैंग हुइटा दिल से हंसे। शुरुआती डर के बाद उच्चतम बिंदु तक पहुंचने वाली अगली चीज स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मा थी। रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य व्यक्तिगत रूप से उनके जन्मदिन समारोह में आया था, और यह रियलम किंग के व्यक्तिगत आदेशों के तहत भी था। ये कुछ ऐसा था जो स्नोसॉन के सभी देशों में कभी नहीं हुआ था। इस तथ्य को तो छोड़ दे कि उसे स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील से एक मूल्यवान उपहार मिला था। इस क्षण उसे जो गौरव महसूस हुआ वह उस समय की तुलना में 100 गुना अधिक था जब वह पहली बार सिंहासन पर बैठा था। यंग यून, जल्दी आओ और बैठ जाओ। मेरे सम्मानित अतिथियों, आज का दिन हमें अब तक दिया गया सबसे अच्छा आश्चर्य है। अगर आज हमारी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो भी हमें कोई अफसोस नहीं होगा। हर कोई यंग यून और रियलम किंग को व्यक्तिगत रूप से मिले सम्मान और गौरव के तहत हमारे साथ पीने आए। जब तक वे नशे में न हो जाएं, कोई भी वहां से नहीं जाएगा। हा। अपनी उत्साही अवस्था में फैंग हुइटा एक महत्वपूर्ण बात नहीं भूले। वह व्यावहारिक रूप से चिल्ला रहा था जब उसने एक केंद्रित ध्वनि संचरण भेजा, जल्दी से आइस मैडन पैलेस को नए सिरे से तैयार करें। बर्फ के लैंप, फ्रॉस्ट स्पिरिट गलीचों को बाहर निकालें। 10,000 साल पुरानी स्पिरिट शराब और उन दुर्लभ फलों का मेरा छिपा हुआ भंडार। 10 का चयन करने के लिए शहर में जाने के लिए पैलेस मास्टर फैंगजू को बुलाएं। नहीं, 21 प्रथम श्रेणी की कुंवारियां चुनें। जल्दी करें। यदि यह सब 6 घंटे में तैयार नहीं हुआ तो हम व्यक्तिगत रूप से आप सभी का सिर काट देंगे। रुको,
सुनिश्चित करें कि हंजिन तैयार है और आइस मैडन पैलेस में परोसने के लिए तैयार है। फैंग हुइटा ने स्पष्ट रूप से एक सम्राट की महिमा खो दी थी, क्योंकि वह जोर से चिल्लाया था जबकि सभी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी। इस प्रकार बर्फीले पवन सम्राट का जन्मदिन इस तरह से शुरू हुआ जिसकी किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आसमान में अंधेरा होने के बाद ही यह आखिरकार खत्म हुआ। सम्राट के जन्मदिन का मुख्य अभिनेता निर्विवाद रूप से फैंग हुइटा से यूचे में बदल गया था। जब उन्होंने देखा कि यूचे कितना स्पष्टवादी था, तो स्नो सोन क्षेत्र के बेहद उच्च दर्जे और पदों वाले लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। प्रशंसा, चापलूसी, बूट चाटना और प्रशंसा की हौंफना कभी बंद नहीं हुआ। यूचे की पहचान उजागर होने के बाद उसे जो उपचार मिला वह पूरी तरह से बदल गया, जिससे मानव स्वभाव के बारे में पूरी तरह से पता चल गया। इस तथ्य का इस बात से कोई संबंध नहीं था कि कोई व्यक्ति गहरे आकाश महाद्वीप में था या ईश्वरीय क्षेत्र में। चाहे कोई भी कहीं भी जाए, यह अपरिवर्तित रहा। रात उतर आई। म्यू हन्याय एक बर्फ के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी जब वह चुपचाप अपने हाथ में बर्फ के फूल के साथ खेल रहा था। उसकी नजर शांति से सामने की ओर थी, जबकि उसकी आंखों की रोशनी केंद्रित थी, मानो वह किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा हो। 13वें भाई, तुम यहाँ क्यों हो? विलासितापूर्ण कपड़े पहने एक व्यक्ति तेजी से उसके पास आया। यह आइस विंड क्राउन प्रिंस फैंग हेंज था। उन्होंने दोषारोपण भरे लहजे में कहा, क्या रॉयल फादर ने तुम्हें यूचे के साथ जाने के लिए नहीं कहा था? जब मैंने देखा कि आप अभी आसपास नहीं थे, तो मुझे लगा कि रॉयल फादर और आप मेहमानों को विदा करने गए हैं। तुम यहाँ अकेले दिन में क्या सपना देख रहे हो? अगर हम यूचे का ठीक से मनोरंजन नहीं करेंगे तो यह एक आपदा होगी। डिंग। मुंह हन्या के हाथ में बर्फ का फूल कुचल गया। जैसे ही उसने अपना हाथ दबाया, बर्फ की धूल में बदल गया। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो रॉयल भाई, उसे मेरी कंपनी की जरूरत नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसा भी है जिससे मैं बेहद हैरान हूँ। चूंकि आप यहाँ हैं, आप शायद मेरे संदेह को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। यह क्या है? फैंग होंगे ने भौहें चढ़ा दी। मुंह हन्या ने पलट कर कहा। अंधेरे आसमान के नीचे उसकी आंखों में एक उदासी का एहसास था जिससे किसी का भी दिल धड़कने लगा था। आपको क्या लगता है कि संप्रदाय के गुरु ने यूचे को रॉयल फादर के जन्मदिन में भाग लेने की अनुमति क्यों दी? फैंग होंगे थोड़ा अचंभित थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने उत्तर दिया, यह उपकार वास्तव में थोड़ा बहुत बड़ा है। और रॉयल फादर पूरी तरह से अचंभित रह गए। हालांकि मेरा अनुमान यह है कि क्योंकि 13वें भाई को हमेशा उस व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिसके पिछले कई वर्षों से रियलियम किंग के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत शिष्य बनने की सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन रियलियम किंग ने इसके बावजूद भी किसी और को चुना। शायद उसे लगा कि इससे निश्चित रूप से आइस विंड की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा और उसने हमारे आइस विंड एम्प्रे को निराश किया है। इस प्रकार उसने यूचे को मुआवजे के रूप में आने और हमारे आइस विंड साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कुछ हद तक बहाल करने का आदेश दिया। हा, म्यू हन्या जोर से हंसा। रॉयल ब्रदर, क्या आप वास्तव में उन शब्दों पर विश्वास करते हैं जो आपने अभी कहा है? मुहंगे, यदि यह कोई अन्य संप्रदाय या कोई अन्य देश होता तो ऐसी स्थिति के लिए लोगों के दिलों को सांत्वना देने के लिए वास्तव में एक समान विधि का उपयोग किया जाता। लेकिन आपके अनुसार संप्रदाय का गुरु कौन है? उनकी नजर में हमारा विशाल बर्फीला तूफान साम्राज्य महज चींटियों का देश है। यदि उसने हमारे पूरे देश को यूं ही नष्ट कर दिया तो उसे रत्ती भर भी अपराधबोध महसूस नहीं होगा। किसी को भी उससे किसी भी चीज की भरपाई करने का अधिकार नहीं है। 10,000 वर्षों में संप्रदाय गुरु अपने पद पर बने रहे, अनगिनत पुराने देश गिर गए, साम्राज्य बदल गए और नए सम्राट सिंहासन पर चढ़ गए। फिर भी उसने कभी इसकी परवाह नहीं की और वे उसके ध्यान के योग्य भी नहीं है। हालांकि उसने अपने हाल ही में भर्ती किए गए प्रत्यक्ष शिष्य को रॉयल फादर के 1000वें वर्ष समारोह में भेजा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूँ, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। कम से कम यूचे के लिए केवल जन्मदिन की बधाई देने के लिए आना असंभव है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मुंह हन्या के शब्दों ने फैंग होंगे को थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि आपके शब्द समझ में आते हैं, ये केवल बेबुनियाद अनुमान है। आपके अनुसार महान क्षेत्र का राजा कौन है? उसके विचार हम जैसे लोगों के अनुमान लगाने के लिए नहीं हैं। इसके अलावा आपने पहले कहा था कि हमारा बर्फीला तूफान साम्राज्य दायरे के राजा की नजर में केवल चींटियों का देश है। चींटियों के देश में ऐसा क्या हो सकता है जो दायरे के राजा की नजरों में आ सके? अपनी कल्पना को उड़ान न दें, हमारे मूल्यवान अतिथि का उचित मनोरंजन करें।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्या इरादे हैं। यूचे का आगमन हमारे आइस विंड साम्राज्य के लिए केवल अंतहीन लाभ ही पहुंचा सकता है और हम उसके स्वागत में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कर सकते। कुछ ऐसा जो उसका ध्यान खींच सके। इन शब्दों ने मुंह हन्नी को परेशान कर दिया क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे संकुचित हो गईं, अतुलनीय रूप से गहरी हो गईं। क्या कहा आपने? म्यू हंगे उसकी बुदबुदाहट को स्पष्ट रूप से पकड़ने में सक्षम नहीं था। कुछ नहीं। मुंह हन्नी ने अपना सिर उठाया। संप्रदाय गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य बनना वास्तव में अद्भुत है। सभी को आज्ञाकारी रूप से अपना सिर झुकाना चाहिए, चाहे वे राजपरिवार के हों या अधिपति हों। यहाँ तक कि रॉयल फादर भी उस पर प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकते। सहज रूप में फैंग होंगे ने आगे कहा, कौन दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य को उकसाने की हिम्मत करेगा? कौन उसका अनादर करने का साहस करेगा? 13वें भाई, तुम्हें अचानक ऐसे द्वैक क्यों होने लगे? मैं केवल कुछ हद तक निरंकुश हूँ। मुंह हन्नी ने धीरे से आह भरी। रॉयल ब्रदर को शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन पिछली प्रत्यक्ष शिष्य प्रतियोगिता में जीत पहले से ही मेरी मुट्ठी में थी। हालांकि अंत में ये कुछ ही सेकंड थे, वरना ये सब मेरा होता। जिस म्यू हन्नी ने यूचे को शांति से स्वीकार कर लिया था, उसने इस समय अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसकी कसकर बंद मुट्ठियों की उंगलियां सफेद हो गईं। फैंग होंगे आगे बढ़े और अपना हाथ बढ़ाकर म्यू हान्या के कंधे को थपथपाया। रॉयल फादर और मैं भी बेहद निराश और उदास थे जब हमें पता चला कि आप सीधे शिष्य बनने में असमर्थ थे। रॉयल फादर और मैं वर्षों से आपके प्रयासों और आशाओं को सबसे अच्छी तरह समझते हैं और हम जानते हैं कि यह आपके लिए आसान नहीं था। हालांकि ये नियति है और हम इसे केवल स्वीकार कर सकते हैं। महान क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य चयन हमेशा अतुलनीय रूप से कठोर रहा है। चूंकि उसने युनचे को चुना, तो उसके बारे में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकी सभी से बेहतर हो। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान न दें। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसके पास असाधारण अंक है। वह आधे महीने पहले ग्रेट सेक्ट असेंबली में सुर्खियों में था, जबकि मैं एक हास्यास्पद लड़खड़ाती चट्टान बनकर रह गया था। आकाश की ओर देखने से पहले म्यू हान्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अचानक शांत हो गई। रॉयल ब्रदर, अगर युनचे अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए, तो क्या जो चीजें मेरी हैं वे वापस आ जाएंगी? इन अतुलनीय रूप से धीमे शब्दों ने फैंग होंगे को तुरंत भयभीत कर दिया, जब तक कि उनका चेहरा फीका नहीं पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? उसने घबराकर इधर उधर देखा और जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई नहीं है, तब उसने मुंह हन्नी की बांह कसकर पकड़ ली और घबराकर बोला, क्या तुम पागल हो? क्या आप वास्तव में योजना बना रहे हैं? हे। म्यू हान्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है रॉयल भाई, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। जो कुछ मुंह में आया बक डाला। फैंग हेंज की आंखें खुली हुई थीं, जबकि उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना उभर आया था। उसने अपने दांत भींच लिए और कहा, क्या ये शब्द इतने सहजता से बोले जा सकते हैं? ग्रेट रियलम किंग की क्षमताएं असाधारण हैं। आप उद्धरण चिन्ह। बेशक मुझे पता है। मुंह हन्नी ने बिना जल्दबाजी के फैंग हेंज की बाहों को अपने शरीर से अलग कर लिया, जबकि वह असाधारण रूप से सामान्य तरीके से मुस्कुरा रहा था। यहाँ तक कि अगर मेरे पास स्वर्ग जितना विशाल साहस होता, तो भी मैं संभवतः उस अपमानजनक चीज के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता जो रॉयल ब्रदर कल्पना कर रहा है उसके दिल में। इसके अलावा यूचे इस समय हमारे आइस विंड एम्पायर में है। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, भले ही मेरे मन में ऐसे विचार हो, मैं केवल अपने जीवन से उसकी रक्षा कर सकता हूं। अन्यथा अगर कुछ बुरा होता है, तो नीचे संप्रदाय गुरु के क्रोध से न केवल आप, मैं और शाही पिता, यहाँ तक कि हमारी पूरी बर्फीली हवा भी नष्ट हो जाएगी। फैंग होंगे ने मुंह हन्नी को दृढ़ता से देखा। काफी समय बाद उसका धड़कता दिल और सांसें अंततः सामान्य हो गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि तुम में ऐसी हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे विचार जरूर आए होंगे। आज के बाद तुम्हारे मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आ सकते। चाहे आप कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, आपको यूचे के शाही पिता की तरह ही सम्मानजनक और आज्ञाकारी होना चाहिए। क्या ये स्पष्ट है? मुझे पता है, रॉयल ब्रदर ही वह है जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो ऐसी चीजें करेगा। चिंता मत करो। उत्तर देते समय म्यू हान्या की अभिव्यक्ति शांत थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फैंग होंगे ने सिर हिलाया। तभी उसने वास्तव में अपनी चिंता कम की। बस यह मान लीजिए कि मैंने ये शब्द कभी नहीं कहे। मैं यूचे के साथ जा रहा हूँ। आप यहीं रहें और बाद में हमारे साथ जुड़ने से पहले अपना दिमाग साफ कर लें।
फैंग होंगे ने अपने शरीर पर मौजूद सभी ठंडे पसीने को हटाने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग किया। राहत की सांस लेकर वह जल्दी से चला गया। उसके कदम तेजी से दूर गायब हो गए। तभी म्यू हंगी ने पीछे मुड़कर देखा और म्यू हंगे की आकृति उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी लगातार काली और भयावह होती जा रही थी, जबकि उसके मुंह से बर्फ जैसा ठंडा उपहास निकला, इसीलिए तुम हमेशा कचरा रहोगे जो कभी भी महान चीजें हासिल नहीं कर पाओगे। भोज के बाद युन चे ने फैंग हुइटा का फायदा उठाते हुए मेहमानों को महल के पीछे जाने के लिए एक पल ढूंढने के लिए भेज दिया। वहां वह कुछ देर तक यूं ही टहलता रहा। आखिरकार वह एक तालाब के सामने रुका, जो अजीब बात थी कि अभी तक जमा नहीं हुआ था। जैसे ही युन चे ने पानी पर तैरती हरी पत्तियों को देखा, उसने आह भरी। कई शोर शराबे वाले दिनों के परिणाम स्वरूप अब भी उसके कान गूंज रहे थे, लेकिन उसे अभी भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह आइस किलिन का हॉर्न कैसे प्राप्त कर सकता है। यह अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन है, युन चे ने निराशा से मन में सोचा कि मु जुआनयन के लिए ये केवल बोलने की बात थी, लेकिन युन चे के लिए उसे पता नहीं था कि उसे अपना अनुरोध कैसे करना चाहिए। आखिर बर्फीले पवन सम्राट से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके अलावा आइस विंड सम्राट ने उसके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया था और यहाँ तक कहा था कि वह उसके लिए 10,000 बार मरने को तैयार था। वह सीधे अपना मुंह कैसे खोल सकता है और किलिन सीन के लिए पूछ सकता है। आखिरकार आइस विंड सम्राट के दिल में वह हलीडोम उसके देश के भाग्य का अवतार था। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि स्नो सॉन्ग दायरे के भीतर म्यू जुआनयन के बाहर कोई भी ऐसा अनुरोध नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वह जाकर अपना अनुरोध ही नहीं करता तो वह अपना लक्ष्य कैसे हासिल कर पाता? क्या उसे वास्तव में इसे चुराना होगा? लेकिन चूंकि यह एक हेलिडोम था, इसलिए इसे एक गुप्त स्थान पर छिपाना पड़ा और कड़ी सुरक्षा करनी पड़ी। अगर उसने इसके अस्तित्व की पुष्टि भी कर दी तो भी वह इसे चुराने में कैसे सक्षम होगा? म्यू जुआनयन ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि उसे यह काम अकेले ही करना चाहिए। फिर भी उसकी वर्तमान गहन ताकत के साथ महल का कोई भी उच्च स्तरीय गार्ड उसे मार सकता है। इसके अलावा म्यू जियाओलिन, जो अंततः उसके साथ आया था, उससे कमजोर था। फिर भी एक और कारक जिसने उसे पीछे खींच लिया। युन चे, तो यही वह जगह है जहां आप भाग गए थे। जब युन चे निराशा से अपने बारे में सोच रहा था, म्यू जियाओलिन के कोमल कदम उसके पास आ गए और वह बड़े ही प्यारे ढंग से युन चे के सामने चली गई। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, हे क्या आज तुम्हें शक्तिशाली और अच्छा महसूस हुआ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे ने बस आह भरी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आप दुखी कैसे लग रहे हैं? म्यू जियाओलिन ने अपना सिर आगे बढ़ाते हुए पूछा और युन चे के पूरी तरह से अभिव्यक्तिहीन चेहरे को देखा। इसमें खुश होने की क्या बात है? युन चे ने अपने होंठ भींचे। मम्मा, वे सभी लोग आपकी प्रशंसा करते थे और आपकी प्रशंसा करते थे। वे सभी आपको पे देने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यहाँ तक कि वरिष्ठ भाई हानि के शाही पिता सम्राट को भी आपसे बात करते समय अपनी पीठ झुकानी पड़ती थी। मैं नहीं मानता कि आपके दिल में जरा भी गर्व महसूस नहीं होता। म्यू जियाओलिन ने सांत्वना दी क्योंकि उसके गाल फूले हुए थे। युन चे ने फिर से आह भरते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति का वे वास्तव में सम्मान करते हैं और डरते हैं वह मैं ही हूँ? म्यू जियाओलिन चकित हो गया। नहीं, युन चे ने अपना सिर हिलाया। जिस व्यक्ति का वे वास्तव में सम्मान करते हैं और उससे डरते हैं वह मेरा स्वामी है। प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में मेरी स्थिति उजागर होने से पहले बड़े हॉल में एक भी व्यक्ति ने मेरी ओर देखने तक की परवाह नहीं की। दरअसल आइस विंड सम्राट को मेरा नाम भी याद नहीं था जो मैंने अभी अभी उसे दिया था। ये सिर्फ वे ही नहीं थे। गहन संदूक पर आपके पिता ने बिना एक पल भी सोचे मेरे जन्म और स्थिति का उपहास किया और मुझे आपसे दूर रहने के लिए सख्ती से कहा। म्यू जियाओलिन बेहद आश्चर्यचकित हो गई। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाने लगी। पिताजी, वाह, उद्धरण चिन्ह। ये ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पिता को उनके कार्यों के लिए दोषी ठहराता हूँ। युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया और म्यू जियाओलिन के सिर को धीरे से थपथपाया। जब आप बाद में अपने माता पिता के घर लौटें, तो आपको अपने पिता को ये बताना याद रखना चाहिए कि उस मामले पर अटके रहने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुझसे माफी मांगने के लिए संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल भी। उसे रात में सोने में असमर्थ होने से बचाएं। म्यू जियाओलिन का हाथ उसके माथे पर पड़ा क्योंकि उसे अंततः समझ आ गया कि उसके पिता आज इतने उदासीन और चुप क्यों थे। उसने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, वह वास्तव में
आप वास्तव में उसे दोष नहीं देते हैं, है ना? उसे दोष देने की क्या बात है? युन चे ने अपने कंधे उचकाए। क्या ये सामान्य नहीं है? मेरी गहरी ताकत और पृष्ठभूमि के साथ कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करेगा। इसके अलावा उनके रवैये में बदलाव का एकमात्र कारण संप्रदाय मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में मेरी स्थिति थी। मास्टर के लिए भले ही वह स्नो सॉन्ग रियलम किंग और आइस फीनिक्स सेक्ट मास्टर नहीं थी, फिर भी स्नो सॉन्ग रियलम के लोग स्वाभाविक रूप से उसका सम्मान करते थे और उससे डरते थे। जहां तक मेरी बात है, मुझे डर है कि अगर मेरे पास वह दर्जा नहीं होता जो मास्टर ने मुझे दिया है, तो आज यहाँ के लोग मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। मेरी प्रशंसा और सम्मान तो दूर की बात है। इस प्रकार मेरे लिए खुश होने की कोई बात नहीं है। इसके बजाय आज के दिन ने मुझे ये समझने का मौका दिया है कि शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका दुनिया में सम्मान किया जाता है। म्यू जियाओलिन कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और फिर अपना सिर हिलाते हुए उसने मना कर दिया। आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है। यद्यपि आपकी वर्तमान गहन शक्ति बहुत विशेष नहीं है, बर्फ के साथ आपकी जन्मजात प्रतिभा वास्तव में बहुत अधिक है और आप एक महान क्षेत्र के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। निकट भविष्य में आप निश्चित रूप से एक ऐसी शख्सियत बनने में सक्षम होंगे जिसकी ताकत बाकी सभी से कहीं अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा होगा। यही कारण है कि वे सभी इस समय आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। रहने भी दो, युन चे ने उदासीनता से कहा। वैसे भी अगले 2 से 3 वर्षों में, अधिकतम 3 वर्षों में मैं ये जगह छोड़ दूंगा। मेरे ब्लू पोल स्टार में मैं मूल रूप से एक महान साम्राज्य का राजा हूँ और मैं खुद को जैसे चाहूँ थोप सकता हूँ। टीच, म्यू जियाओलिन ने अपनी आंखें घुमाई और उसने धीरे से खुद से ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकती थी। आप पहले से ही संप्रदाय मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। यह अजीब होगा यदि वह आपको घर जाने देती है। फिर भी उसके पिता ने यूचे को गंभीर अटकल पर ऐसी बातें कही थी। आहा, ये बहुत शर्मनाक था। क्या करें? आप सचमुच मेरे पिता को दोष नहीं देते? म्यू जियाओलिन ने उत्सुकता से फिर से पूछा और अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आवाज बहुत शांत थी और उसमें अपराधबोध और घबराहट के निशान थे। अगर यह मेरे मूल स्वभाव वाला कोई और होता तो वे लंबे समय तक खांसी होते, लेकिन चूंकि यह सीनियर सिस्टर जियाओलिन के पिता हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दूंगा। युन चे की अभिव्यक्ति बेहद ईमानदार थी और उसने आगे कहा, इसके अलावा मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बुरे व्यक्ति नहीं हैं। उसने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि उसे सचमुच तुम्हारी परवाह है। युन चे ने अपनी नजरें घुमाई और बगल से म्यू जियाओलिन के चमकीले, चिकने और थोड़े शर्माते चेहरे को देखा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके पिता का चरित्र अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। वह दयालु नहीं है, लेकिन वह खुद को छुपाने वाला भी नहीं है। जब वह मुझसे मिले तभी से उन्होंने सीधे तौर पर मेरे प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त किया। हालांकि उस समय वह बेहद भयंकर लग रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरावना नहीं था। सीनियर सिस्टर जियाओलिन, क्या आप जानती हैं कि दुनिया में सबसे भयानक तरह के लोग कौन हैं? म्यू जियाओलिन का मुंह खुला और बंद हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया में सबसे भयानक प्रकार के लोग वे हैं जो कभी भी दूसरों को अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाते हैं। सबसे डरावने वे लोग हैं जो हमेशा प्रसन्न और शांत रहते हैं, भले ही उनका सामना किसी कमजोर चींटी जैसे कृषक या किसी ऐसे व्यक्ति से हो रहा हो जिससे वे नफरत करते हैं। जैसे ही वह बोला, युन चे के चेहरे और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जियाओलिन के चेहरे पर भ्रम की स्थिति उभर आई, जैसे वह समझ नहीं पा रही थी कि युन चे ने अचानक ऐसे शब्द क्यों कहे। इस प्रकार के व्यक्ति वे सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन करते हैं और चतुराई से योजनाएं बनाते हैं। उनके दिमाग सचमुच बेहद भयानक हैं, और यह सामान्य अर्थों में डरावना नहीं है। कम से कम मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ जिससे मुझे बहुत नफरत है। स्वाभाविक रूप से मैं ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्नतापूर्वक और विनोदी ढंग से बात करने में भी कम सक्षम हूँ। ये लोग आमतौर पर दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं और आमतौर पर एक संत की तरह दूसरों द्वारा इनकी प्रशंसा, सम्मान और आदर किया जाता है। हालांकि एक बार जब वे किसी को मारने का निर्णय ले लेते हैं तो वे बेहद सावधान और संपूर्ण होंगे। वे पूरी निश्चितता के साथ एक भी मौत का झटका देंगे और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। वे एक सुप्त सांप की तरह हैं जो रात के सबसे अंधेरे क्षण में अचानक मारने के लिए जहर छोड़ता है। इसके बारे में सोचने मात्र से मुझे ठंड लग जाती है। युन चे ने फिर अपने हाथों को अपने सिर के पीछे अपनी गर्दन पर रखा और चुपचाप रात के आकाश की ओर देखा।
म्यू जियाओलिन की आंखों में लगातार भ्रम की स्थिति बनी रही और उसने पूछा, यू चे, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप समझते नहीं हैं या आप अपनी समझ पर भरोसा करने का साहस नहीं करते? युन चे ने उसकी तरफ देखा और फिर शांति से कहा, अपने आप पर संदेह मत करो, ये बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसकी छवि तुम्हारे दिमाग में उभरी है। इसके बारे में भूल जाओ, मेरा अनुमान है कि इसे स्वीकार करने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा गहराई से सुनना है और मुझ पर नजर रखनी है। म्यू जियाओलिन इस समय जैसे ही फैंग होंगे गार्डों के एक समूह के साथ पहुंचे, पीछे से तेजी से कदमों की आवाज गूंज उठी। युन चे को देखकर उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसके कदम और भी तेज हो गए। तो आप यहाँ थे भाई युन। व्यक्तिगत मामलों के कारण हानि ने छोड़ दिया और भाई युन की देखभाल करने में उपेक्षा की। मुझे आशा है कि आप इस मामले में हमें माफ करने को तैयार हैं। युन चे ने पलटकर हंसते हुए कहा, महामहिम को इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइस विंड इंपीरियल पैलेस वास्तव में रात में काफी सुंदर और देखने में बेहद सुखद लगता है। मैं मदद नहीं कर सका लेकिन अवचेतन रूप से यहाँ चल पड़ा। ये देखकर कि युन चे के चेहरे पर असंतोष का कोई निशान नहीं था, फैंग होंगे ने थोड़ा आराम करते हुए खुद को सीधा किया और कहा, हम भाग्यशाली हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि हम भाई युन की प्रशंसा और यहाँ के सुंदर दृश्यों की सराहना पाने में सक्षम हैं। आहा, ये सही है, एक महल तैयार किया गया है। ये देखते हुए कि भाई युन इतनी तेज हवा और बर्फ के बीच कैसे यहाँ आए हैं, मुझे लगता है कि भाई युन कुछ थके हुए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको आपका क्वार्टर दिखाऊं? युन चे ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, कृपया। बहन सीटू, आपका महल क्वार्टर भी तैयार हो गया है। ये भाई युन के काफी करीब है, आइए चले और उन्हें एक साथ देखें। ठीक है। म्यू जियाओलिन थोड़ा चकित था। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी युन चे ने जो कहा था उसके बारे में सोच रही थी। फैंग हेंज के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में यू चे और म्यू जियाओलिन आइस मैडन पैलेस के सामने पहुंचे, जिसे दिन के दौरान सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। बर्फ के फूल लहरा रहे थे और बर्फ की आत्माएं धीरे धीरे चारों ओर नृत्य कर रही थीं और विभिन्न रंगीन मूंगों ने एक शानदार देदीप्यमान चमक के साथ अंदर को रोशन कर दिया था। यहाँ तक कि कमरे के बाहर बिछाया गया कालीन भी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बर्फ के धागों से बुना गया था। आइस मैडन पैलेस के सामने बर्फ के सफेद कपड़े पहने लगभग 20 युवा लड़कियां इंतजार में खड़ी थीं। वे सभी 20 से कम उम्र के लग रहे थे। वे सभी फूल और चंद्रमा के समान सुंदर थे और उनके शरीर से एक असाधारण सुगंध निकल रही थी। युन चे को आते देख वे सभी धीरे धीरे आगे बढ़े और उसका स्वागत करते हुए कहा, हम सर युन को अपना सम्मान देते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जियाओलिन ने मुंह फाड़ा। भाई यू, ये हमारा आइस मैडन पैलेस है। ये वह महल है जिसका उपयोग मेरा आइस विंड एम्पायर हमारे सबसे महत्वपूर्ण मेहमानों के मनोरंजन और उपचार के लिए करता है। सभी दिशाओं में 1000 कदम के भीतर सैकड़ों सबसे प्रतिभाशाली गार्ड बचाव कर रहे हैं, इसलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। फैंग होंगे ने फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए आगे कहा, इन सभी 20 लड़कियों को मेरे शाही पिता द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदेश दिए गए लोगों द्वारा शाही शहर से आपके लिए विशेष रूप से और सावधानी पूर्वक चुना गया था। हालांकि उनकी तुलना फेरी फिक्स्यू से बिल्कुल नहीं की जा सकती, वे सभी बड़े अमीर परिवारों में पैदा हुए थे और सभी अभी भी कुंवारी हैं। भाई यू, कृपया आनंद लें। म्यू जियाओलिन बैकवोट हैश। ओह, बहुत अच्छा। युन चे की आंखें चमक उठी और उसने खुशी से सिर हिलाया। महामहिम वास्तव में बहुत अच्छे हैं। कृपया मेरे लिए अपने शाही पिता को धन्यवाद दें। जब तक भाई यू खुश हैं। युन चे को मुस्कुराते हुए देखकर फैंग होंगे के दिल को आराम मिला। वरिष्ठ बहन जियाओलिन, क्या आप अंदर जाकर देखना चाहती हैं? युन चे ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सवाल साफ तौर पर इसके पीछे किसी को दूर करने की मंशा थी। म्यू जियाओलिन गुस्से में आ गई क्योंकि उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और गुस्से से चिल्लाई, मैं अपने संप्रदाय के प्रतिष्ठित प्रत्यक्ष शिष्य के आनंद में खलल डालने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? बोलना समाप्त करते हुए म्यू जियाओलिन मुड़ा और चलने लगा। युन चे ने धीरे से सिर हिलाया, तो यह इस तरह है। तो फिर ठीक है, मैं सीनियर सिस्टर म्यू जियाओलिन को घर भेजने के लिए महामहिम को कष्ट दूंगा। ठीक है, यदि भाई युन के पास कोई अन्य निर्देश हैं, तो कृपया मुझे बताएं। विनम्र होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा कि आप सीनियर सिस्टर फिक्सू को इसके बारे में न बताएं। म्यू जियाओलिन गुस्से में चिल्लाई क्योंकि वह काफी दूर चलने के बाद अचानक पलट गई। ओह,
तो ये छोटा राजकुमार पीछे हट जाएगा। फैंग होंगे ने अजीब तरीके से सलाम किया और वह जल्दी से पीछे हट गया। आह, महिलाएं सचमुच परेशान करने वाली होती हैं। युन चे ने आह भरी और अपना सिर उठाया और रात के आकाश की ओर देखा, जो आइस फीनिक्स क्षेत्र के ऊपर के आकाश की तुलना में कहीं अधिक गहरा था। उसने अपने आप से फुसफुसाकर कहा, मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। आइस मैडन पैलेस के आंतरिक भाग को सुंदर और भव्य ढंग से सजाया गया था। ये स्पष्ट था कि इसे असाधारण दिखाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए गए थे। यहाँ तक कि फैंग हुएटा का शाही कक्ष भी इतना अतिरंजित रूप से सजाया हुआ नहीं लग सकता है। इतने विशाल राष्ट्र पर शासन करना एक अच्छे स्वामी की तुलना में अभी भी छोटा है। युन चे ने भावुक होकर आह भरी। उसके पीछे 20 महिलाएं सिर झुकाए घबराहट से उसका इंतजार कर रही थीं। उसे नीचे बिस्तर के सामने आते देखकर उन्हें लगा कि वह उम्मीद से थोड़ा पहले सोने का इरादा कर रहा है। दूसरों का नेतृत्व कर रही महिला ने एक कदम आगे बढ़ने से पहले चुपचाप अपने होंठ काट लिए और धीमी आवाज में कहा, सर युन, क्या आप अब आराम करना चाहते हैं? मम, युन चे ने जवाब में आवाज लगाई। फिर वह लापरवाही से उस महिला की ओर देखने लगा जिसने ये शब्द कहे थे। अपनी पोशाक अन्य 19 महिलाओं से भिन्न होने के कारण उस महिला ने शुरू से ही उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह एक बर्फ सफेद पोशाक पहने हुई थी जिसका दामन जमीन पर खींच रहा था। ये सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण थी, जिसमें विलासिता की भावना झलक रही थी, जिससे लोगों की नजरें उसकी ओर मुड़ जाती थीं। तुम्हारा नाम क्या है? युन चे ने उसकी ओर देखते हुए अचानक पूछा। ये प्री। आह, जिस तरह उसने उसका जिक्र किया उससे वह तुरंत डर से उछल पड़ी। उसने हड़बड़ाहट में अपना सिर नीचे कर लिया और घबराहट से कहा, ये नौकर हंजिन के नाम से जाना जाता है। सर युन इस जिन के बारे में अपनी इच्छानुसार आदेश दे सकते हैं। ये प्री हंजिन, आप आइस विंड साम्राज्य की राजकुमारी हैं। युन चे ने उसका आकार बढ़ा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस महिला का स्वभाव इतना असाधारण था। फैंग हुएटा ने वास्तव में अपनी बेटी को उसके पास भेजा था। बहुत अच्छा, यह उसके लिए बहुत विचारशील है। हाँ, फैंग हांजिन ने अपना सिर और नीचे कर लिया। वह आइस विंड एम्पायर की सबसे कम उम्र की राजकुमारी थी और वह इस साल सिर्फ 15 साल की हुई थी। वह फैंग हुएटा के आदेश का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से सम्मानित अतिथि की प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ आई थी। उसने उससे ये भी कहा था कि यदि दूसरा पक्ष उसे पसंद करता है तो यह उसके लिए जीवन भर का सौभाग्य होगा, भले ही वह उसे एक उपपत्नी के रूप में ले या सिर्फ अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए एक नौकर के रूप में। तो ये सच है? युन चे ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे शाही पिता ने तुम जैसी राजकुमारी को भी मेरे पास इंतजार करने के लिए मजबूर किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे उनके आतिथ्य के प्रदर्शन के सामने खुद को कैसे व्यक्त करना चाहिए। क्या उन्हें तुम्हारी शिकायत की परवाह नहीं है? फैंग हांजिन ने धीमी आवाज में कहा। रॉयल फादर के शब्दों में, सर यू की सेवा करने में सक्षम होना हांजिन का सौभाग्य है। हा, यू चे जोर से हंसा। तुम्हारे शाही पिता वास्तव में बहुत विनम्र हैं। ऐसा लगता है कि मुझे कल उन्हें ठीक से धन्यवाद कहना होगा। जिसके बारे में बोलते हुए यहाँ आते समय मैंने सुना कि आपके बर्फीले पवन साम्राज्य का इतिहास करीब 1 लाख साल पुराना है। ये सचमुच सराहनीय है। आइस विंड एम्पायर की स्थापना को 87,622 साल हो गए हैं। फैंग हांजिन की आवाज बहुत धीमी थी, जो घबराहट और कमजोर लग रही थी, लेकिन उन्होंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया था वे अतुलनीय रूप से सटीक थे। उद्धरण चिन्ह ... इन स्नोसोन क्षेत्र का इतिहास, इसे बहुत लंबा शासन माना जाना चाहिए, है ना? युन चे ने पूछा। उद्धरण चिन्ह सर यू को रिपोर्ट करते हुए फैंग हांजिन ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। हालांकि आइस विंड साम्राज्य स्नो में सबसे मजबूत राष्ट्र नहीं है गीत क्षेत्र, ये सबसे लंबे समय से अस्तित्व में है। स्नो सोन क्षेत्र के इतिहास ने अनगिनत राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है, और यह केवल मेरा आइस विंड साम्राज्य है जो कम से कम 50,000 वर्षों तक ऊंचा रहा है। इसके अतिरिक्त युन चे आश्चर्यचकित दिखे। फिर उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ राजवंशों के लिए अपने शासन को कई हजार वर्षों तक बनाए रखना बेहद दुर्लभ था। इसलिए ये जानना वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि एक राजवंश 80,000 वर्षों से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रह सकता है। ऐसा लगता है जैसे आइस विंड एम्पायर वास्तव में एक बहुत बड़े भाग्य वाला देश है। इसकी इतनी मजबूत और समृद्ध नियति होने के पीछे कुछ कारण होना चाहिए। आइस विंड साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में यह क्या है ना? उदाहरण के लिए, अन्य देशों के साथ संबंध या साम्राज्य की रक्षा करने वाले कुछ हलिदम।
मैं इसके बारे में सुनना चाहूंगा। यून चे बेहद जिज्ञासु लग रहा था। उसके बारे में? फैंग हानजिन ने घबराते हुए कहा, ये नौकर आमतौर पर उसके कक्ष में रहता है और कभी भी राष्ट्रीय मामलों में शामिल नहीं हुआ है। ऐसे में सर यू के सवाल का जवाब देना असंभव है। ये नौकर सर यू के बारे में पूछता है। माफी। ओह, कोई बात नहीं, ये तो बस एक सामान्य प्रश्न था। यूं चे ने अपना हाथ लहराया। फिर वह निचले बिस्तर पर बैठ गया और उसके बर्फीले रेशम के आवरण को महसूस करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कितना आरामदायक बिस्तर है। ऐसा लगता है कि मैं रात को अच्छी नींद ले सकूंगा। अगर सर यून आराम करने जा रहे हैं। फैंग हानजिन की उंगलियां एक दूसरे से कसकर उलझी हुई थीं और उनका चेहरा गहरा लाल हो गया था। उसने यूं चे की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। इस नौकर को आपकी मदद करने, स्नान करने की अनुमति दीजिए। ओह, यह अनावश्यक है। यूं चे लेट गया। मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। तो फिर इस नौकर को अपना लबादा उतारने में मदद करने दो। ये भी अनावश्यक है। मैं बिस्तर पर जाने से पहले कभी भी अपने कपड़े नहीं उतारता। यून चे अपना चेहरा ऊपर की ओर करके और आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसने लापरवाही से अपना हाथ झटक दिया। तुम्हारे करने के लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। अब तुम सब चले जाओ। फैंग हानजिन की अभिव्यक्ति जटिल थी। ये बताना कठिन था कि वह उसके रवैये से निराश थी या निश्चिंत महसूस कर रही थी। वह झुककर प्रणाम करने लगी। ठीक है, ये नौकर बाहर रहेगा, हर समय सर यून के निर्देशों का इंतजार करेगा। ओह, एक क्षण रुको। अचानक यू चे बिस्तर से उठ गया। उसने खिड़की से बाहर की ओर नजर डाली और बुदबुदाया, आइस विंड एम्पायर की यह यात्रा एक दुर्लभ अवसर है, इसलिए इतनी जल्दी बिस्तर पर जाना सही नहीं लगता। राजकुमारी हानजिन, क्या आप अपने शाही भाई हानी को बुला सकती हैं? क्या वह मुझे शाही महल के चारों ओर भ्रमण पर ले गया है? समझ गया, ये नौकर तुरंत आपकी बात पहुंचा देगा। फैंग हानजिन आइस मैडन पैलेस से बाहर आए। जैसे ही वह अपनी आवाज मुंह हन्या तक पहुंचाने ही वाली थी, उसने उसे अप्रत्याशित रूप से अपनी दिशा में आते हुए पाया। वह तुरंत उसके पास गई। 13वां भाई हानजिन। म्यू हनी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या आपको शाही पिता के आदेश के अनुसार वरिष्ठ भाई यू चे की सेवा नहीं करनी चाहिए? आप बाहर क्या कर रहे हैं? क्या वरिष्ठ भाई यू आइस मैडन पैलेस में मौजूद नहीं है? सर यून इस समय आइस मैडन पैलेस में है, लेकिन वह चाहते थे कि मैं 13वें भाई को यहाँ बुलाऊं। वह उम्मीद कर रहे थे कि 13वां भाई उन्हें शाही महल के दौरे पर ले जाएगा। फैंग हानजिन ने उत्तर दिया। ओह, तो यह ऐसा ही है। मुंह हनी ने हल्के से सिर हिलाया। तो चलो जल्दी से उसके पास चले। हानजिन, आप यू चे के बारे में क्या सोचते हैं? उसने बेपरवाह होकर पूछा। फैंग हानजिन ने हल्के स्वर में कहने से पहले थोड़ा सोचा। वास्तव में हमने इतनी बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। इतनी सम्मानजनक पहचान होने के बावजूद वह दबंग नहीं है, कम से कम में। हाँ, ये स्वाभाविक है। यदि उसके व्यवहार में कोई समस्या होती तो संप्रदाय गुरु उसे अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में नहीं चुनता। मुंह हनी मुस्कुराए और बहुत स्वाभाविक तरीके से बोले, चूंकि आप पहले ही उसके साथ शब्दों का आदान प्रदान कर चुके हैं, क्या उसने आपसे कुछ भी पूछा है? फिर उन्होंने अपने शब्दों को पूरक करने के लिए फिर से कहा, अगर वह कुछ भी मांगता है तो उसे संतुष्ट करना सुनिश्चित करें, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने लापरवाही से हमारे आइस विंड साम्राज्य के इतिहास के बारे में थोड़ी बात की और एक राष्ट्र की नियति के बारे में एक प्रश्न पूछा। फैंग हानजिन ने सच्चाई से उत्तर दिया। भले ही उसे एक राजकुमारी का प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था, फिर भी उसका पालन पोषण शाही परिवार में सख्ती से किया गया था और आज्ञाकारी व्यवहार किया जाता था। राष्ट्र का भाग्य। मुंह हनी की भौहें तन गईं। उसके स्वर में अचानक बदलाव को सुनकर फैंग हानजिन ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई। 13वें भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? ओह, मुंह हनी मुस्कुराए। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि वरिष्ठ भाई यून चे भी ऐसी काल्पनिक बात पर विश्वास करेंगे, इसलिए मैं वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया। हाँ। वह फैंग हानजिन के साथ आइस मैडन पैलेस आए। जैसे ही उसकी नजर यू चे पर पड़ी, उसने तुरंत माफी मांगी। वरिष्ठ भाई यू चे, ये कई वर्षों की अवधि के बाद हनी की इस जगह पर वापसी है, इसलिए बहुत सारे छोटे मोटे मामले थे जिनसे मुझे निपटना पड़ा। हनी है, इतने लंबे समय तक आपसे अनुपस्थित रहना बहुत शर्म की बात है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जूनियर ब्रदर हानी को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। यून चे बेपरवाह होकर मुस्कुराया। इससे पहले जब मैं बेपरवाही से थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने गया, तो मैं आइस विंड इंपीरियल पैलेस की अकल्पनीय सुंदरता से गंभीर रूप से चकित रह गया।
इसका उल्लेख हमारे निचले क्षेत्रों में शाही महलों के समान एक सांस में नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब मैं कुछ समय पहले इसके बारे में सोचा, मैं दर्शनीय स्थलों की यात्रा जारी रखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा था। क्या मैं जूनियर भाई हानि को महल के चारों ओर टहलने के लिए परेशान कर सकता हूँ? ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। साथ साथ चलते हुए युन चे और मू हनी ने आइस मैडन पैलेस छोड़ दिया। वे दोनों रात के अंधेरे में टहलते हुए आइस विंड इंपीरियल पैलेस के दृश्यों का आनंद ले रहे थे। ईश्वर क्षेत्र और निचले क्षेत्र के बीच बहुत अंतर था। गॉड ड्रीम में एक शाही महल की भव्यता ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस या डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल पैलेस से कहीं अधिक थी, जिससे युनचे परिचित था। रास्ते में युनचे ने शाही महल के कई स्थानों के बारे में मू हनी का विस्तृत परिचय सुना और कभी कभी ब्लू पोल स्टार के कुछ मामलों के बारे में भी बात की। उनके हंसने की आवाजें लगातार सुनी जा सकती थीं। वे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अत्यधिक आनंद ले रहे थे। अनजाने में वे पहले ही शाही महल के अधिकांश भाग से गुजर चुके थे। यह आइस विंड साम्राज्य के लिए 80,000 वर्षों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहने के लिए आश्चर्यजनक और सराहनीय से कम नहीं है। ये स्नो सोन क्षेत्र के इतिहास में सबसे लंबे शासन वाला साम्राज्य है। युन चे ने ईमानदारी से प्रशंसा की सांस ली। ऐसा लगता है कि विशाल आइस विंड साम्राज्य को निश्चित रूप से स्वर्ग द्वारा एक दुर्जय नियति का आशीर्वाद दिया गया है। ओह, म्यू हान्याई थोड़ा मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई यू चे भी नियति जैसी किसी चीज में विश्वास करते हैं। नियति के साथ मुद्दा यह है कि चाहे वह किसी व्यक्ति की नियति हो या किसी राष्ट्र की, शायद कोई भी इस पर पूरे दिल से विश्वास नहीं करता है, न ही किसी को ये पूरी तरह से अविश्वसनीय लगता है। ठीक उसी तरह जैसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास ये हो वास्तव में ये स्पष्ट करने की क्षमता कि क्या हमारा भाग्य स्वर्ग द्वारा तय किया जाता है या हमारे अपने कार्यों द्वारा। युन चे ने हड़बड़ी में कहा। हा, मू हान्या कुछ देर तक हंसे। उसने पूर्ण सहमति में सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई युन चे ने सही कहा। हानि की राय में नियति जैसी चीज पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है और हम अपने जीवन में इसके प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। मेरे आइस विंड एम्पायर के सक्षम होने के पीछे मुख्य कारण है इस क्षेत्र में दृढ़ता से खड़े रहें। सबसे पहले हमारे पूर्वज सम्राट साम्राज्य को सही और वैध तरीके से चलाने में निपुण थे। इस साम्राज्य के सिंहासन पर चढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पहला निर्देश है जनता के करीब रहना और रहना उनके बीच लोकप्रिय। यदि शासक को जनता पसंद नहीं करती है तो एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा। जो लोगों का प्यार प्राप्त करता है वो पूरी दुनिया को पकड़ लेता है। ये सिर्फ एक खाली वाक्यांश नहीं है। हमारे पूर्वज सम्राटों ने निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश की है और इस तरह शासक द्वारा जनता की देखभाल करने और बदले में जनता द्वारा शासक की देखभाल करने का पुण्य चक्र अस्तित्व में आया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आइस विंड ने पूरे समय अपनी स्थिरता बनाए रखी। जबकि युन चे ने कहने से पहले म्यू हान्या पर गहरी नजर डाली। क्या अभी भी कुछ और हो सकता है? वह दूसरी बात। मू हन्नी के चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय फीकी मुस्कान उभर आई। संभवतः वरिष्ठ भाई युन चे जिसे राष्ट्र की नियति कहते हैं उस पर इसका बहुत बड़ा सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। ओह, युन चे के चेहरे पर आश्चर्य लिखा हुआ था। मुझे मत बताओ कि शाही शहर के नीचे एक आत्मा नस है। बस ऐसा नहीं है। मू हन्नी ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में साम्राज्य की रक्षा करने वाला एक स्वर्ग प्रदत्त हेलिडोम है जिसे मेरे आइस विंड साम्राज्य ने अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों में प्राप्त किया था। ये हेलिडोम 80,000 वर्षों से अधिक समय से हमारे साथ है। आइस विंड एम्पायर अभी भी मौजूद है और वह हेलिडोम जो है 80,000 से अधिक वर्षों की अवधि में बहुत सी चीजों का अनुभव किया। इसके स्वरूप में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ। यदि भाग्य जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है तो यह हेलिडोम ही मेरे भाग्य की रक्षा कर रहा है। आइस विंड एम्पायर अब तक हेलिडोम साम्राज्य की रक्षा कर रहा है। आपके शाही परिवार के पास ऐसी असाधारण चीज है। युन चे ने आश्चर्य से कहा। वास्तव में यह हेलिडोम क्या है? यह 80,000 वर्षों तक अस्तित्व में रहने के बाद भी अपरिवर्तित रहने में सक्षम होने के लिए काफी चमत्कारी चीज है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू हान्या ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन कुछ देर के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ये स्पष्ट था कि वह उसका उत्तर देने में झिझक रहा था। कुछ ही देर बाद वह शांत हो गए और बोले, इस हेलिडोम का अस्तित्व भी कोई रहस्य नहीं है, लेकिन आम लोग केवल इतना जानते हैं कि आइस विंड इंपीरियल फैमिली के पास हेलिडोम है और व्यावहारिक रूप से हर कोई इसकी वास्तविक पहचान से अनजान है। ऐसा माना जाता है आखिरकार मेरे आइस विंड इंपीरियल परिवार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। हालांकि इसके बारे में वरिष्ठ भाई युन चे को बताना पूरी तरह से ठीक है।
ये सिर्फ इतना है कि हान्या इसे गुप्त रखने के लिए कहता है। बिल्कुल, यूं चे ने सहमति में सिर हिलाया। हेलिडोम वास्तव में एक किलिन सींग है। मु हन्नी ने गंभीर भाव से कहा। हमारे महान पूर्वज ने इसे संयोगवश असंख्य देवदार के नीचे पाया था। उस समय किलिन पहले से ही कई वर्षों से विलुप्त हो चुके थे, इसलिए यह वास्तव में उनके लिए एक अकल्पनीय सौभाग्य और चमत्कार था कि वह किलिन सींग को खोजने में सक्षम हो सके। और एक अत्यंत उस पर एक बरकरार है। ए किलिन हॉर्न। यूं चे अपनी राह पर रुक गया। उनके चेहरे पर एक बार फिर गहरा आश्चर्य देखा जा सकता है। क्या किलिन एक पौराणिक जानवर नहीं है जिसका उपयोग शुभ संकेत के रूप में किया जाता है? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक बना हुआ जानवर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो वास्तव में मौजूद है? बिल्कुल, मु हन्नी ने सिर हिलाया। पूर्वी दैवीय क्षेत्र में किलिन्स को विलुप्त हुए काफी समय हो गया है, और निचले क्षेत्रों में ये स्वाभाविक रूप से और भी पहले के समय में हुआ होगा। नतीजतन अब उनमें से केवल कई किंवदंतियां बची हैं जिन्हें अलग करना मुश्किल है, सच या झूठ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वरिष्ठ भाई यूनचे किलिन को एक मनगढ़ंत जानवर के रूप में सोचेंगे, लेकिन किलिन वास्तव में अस्तित्व में है, और अफवाह यह है कि सुदूर पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में किलिन का एक परिवार है जो आज तक जीवित रहने में कामयाब रहा है क्योंकि उन्होंने एक प्राचीन दिव्य रक्त प्राप्त किया था। इसलिए यदि भाग्य ने अनुमति दी तो वरिष्ठ भाई यूचे किसी दिन व्यक्तिगत रूप से एक सच्चे किलिन को देखने में सक्षम हो सकते हैं। यूचे काफी देर तक अचंभे में रहा और फिर उसने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ धीरे से सिर हिलाया। विशाल स्वर्ग के नीचे असाधारण चीजों की कोई कमी नहीं है। मैंने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि शुभ पौराणिक जानवर एक वास्तविक इकाई होगा। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी काफी अज्ञानी और संकीर्ण सोच वाला हूँ। 20 वर्षों से अधिक समय से निचले क्षेत्र में रह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वैसे ये किलिन हॉर्न अभी कहाँ है? मैं इसे स्वयं देखना चाहूंगा। यूं चे के स्वर और अभिव्यक्ति से गहरी जिज्ञासा और उत्साह का पता चला। उसके बारे में मु हान्या झिझक रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी जा सकती थी। यून चे ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखकर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह मेरी धृष्टता थी। चूंकि इसे साम्राज्य की रक्षा करने वाला एक आदर्श माना जाता है, इसलिए इसे दूसरों को आसानी से दिखाने का कोई तरीका नहीं है। कनिष्ठ भाई हनी, मैंने अभी जो कहा उसे अनदेखा करें। नहीं नहीं, म्यू हान्या ने यूचे के शब्दों पर भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। हनी, वरिष्ठ भाई यूनचे के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा कोई भी व्यक्तिगत रूप से किलिन हॉर्न जैसी असाधारण चीज को देखना चाहेगा जब तक उन्होंने इसके अस्तित्व के बारे में सुना हो। ये बस इतना ही है। क्योंकि किलिन हॉर्न हमारे आइस विंड एम्पायर का एक हेलिडोम है, हानि को इससे संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि हैनी को हेलिडोम की एक झलक पाने के लिए रॉयल फादर से सीधे अनुमति लेने की आवश्यकता है, अन्यथा इसके करीब पहुंचना भी असंभव है। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने एक साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाला, लेकिन उसने बहुत देर तक एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदलती रहती थी। कुछ समय बीतने के बाद ही उसने स्पष्ट रूप से आह भरी और ध्वनि ट्रांसमिशन जेड को हटा दिया। जूनियर ब्रदर हनी, क्या आप अपने शाही पिता के इनकार से डरते हैं? यून चे ने उसके रूप को देखते हुए पूछा। जब मु हनी ने उसकी बात सुनी तो वह चौंक गया। फिर वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई यूचे के पास वास्तव में विवेक की एक बड़ी भावना है। आज जन्मदिन की दावत में रॉयल फादर ने सभी की उपस्थिति में कहा कि वरिष्ठ भाई यूचे का कोई भी अनुरोध निश्चित रूप से हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। हानि, उनका मानना है कि रॉयल फादर ने इसे अपने दिल की गहराई से कहा है। हालांकि हानि किसी राष्ट्र की नियति जैसी किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन रॉयल फादर का इसमें बहुत गहरा विश्वास है। इसलिए हेलिडोम से जुड़ी कोई भी चीज एक है रॉयल फादर के लिए बड़ी वर्जना। इस प्रकार हनी को इस बात की चिंता है कि रॉयल फादर चतुराई से सीनियर ब्रदर यूनचे के अनुरोध को अस्वीकार कर देंगे या उनकी सहमति देने के बाद भी द्वेष रखेंगे। ये बहुत भयानक होगा यदि रॉयल फादर और सीनियर ब्रदर यूनचे ऐसी बात के कारण एक दूसरे से अप्रसन्नता महसूस करने लगे। खुद को समझाने के बाद म्यू हान्या ने जोर से अपना सिर हिलाया। यूनचे शांत दिखे, उनमें नाराजगी का कोई संकेत नहीं था। मेरे साथ इतना ईमानदार रहने के लिए मैं जूनियर ब्रदर हानि का आभारी हूँ। किसी राष्ट्र की नियति से जुड़ी किसी बात का अत्यधिक गंभीरता से ध्यान रखा जाना स्वाभाविक है। अगर आपके शाही पिता मेरी बात मानने से इनकार करते हैं तो यह उचित ही होगा। अनुरोध, ये सब ठीक है, चलो अब इस मामले को छोड़ दें। नहीं, लेकिन म्यू हनी इस समय हल्के से मुस्कुराए। वरिष्ठ भाई यूनचे मुझे गलत समझ रहे हैं।
हन्या ने इस मामले की रिपोर्ट रॉयल फादर को न करने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हन्या आपको अपने साथ नहीं ले जाएगा। किलिन हॉर्न को देखो। ओह, यूं चे की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दे रही थी। क्या आप इसे देखते हैं, वरिष्ठ भाई यून चे? मुंह हन्ये ने घूमकर शाही महल के उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ी जंगल की ओर इशारा किया। यह शाही महल के चारों ओर उज्जवल रोशनी है, केवल उस तरफ जहां अंधेरा रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पूरे शाही शहर में सबसे बड़ा निषिद्ध क्षेत्र है। उस क्षेत्र के नीचे खजाना है, जो हमारे आइस विंड इंपीरियल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार हेलेडोम किलीन सीन को वहीं रखा गया है। ओह, यूं चे ने अपनी समझ दिखाते हुए सिर हिलाया। जाहिर है इस जगह की सुरक्षा भी बेहद सख्त तरीके से की जाती है। दिन रात कोषागार के बाहर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ तैनात रहते हैं। कोई भी इसके करीब नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा कोषागार विभिन्न तंत्रों और गहनों से भी भरा हुआ है। संरचनाएं, यदि दिव्य राजा क्षेत्र का कोई विशेषज्ञ आ भी जाए तो वहां जबरन घुसना लगभग असंभव होगा। बेशक ये सब केवल सजावट होगी यदि यह संप्रदाय गुरु और पैलेस मास्टर की तरह एक अद्वितीय विशेषज्ञ होगा। बिंग्युन हालांकि मुंह हन्या ने अपने चेहरे को आंशिक रूप से ढकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, आखिरकार हान्या आइसविंड इंपीरियल परिवार का एक राजकुमार है और शाही पिता द्वारा काफी प्रिय है। इसलिए हान्या इन तथ्य एक गुप्त मार्ग के बारे में जानता है जो केवल रॉयल फादर और क्राउन प्रिंस को ज्ञात है, जो गार्ड के धारणा क्षेत्र को बाईपास करना और सीधे राजकोष के अंदर प्रवेश करना संभव बनाता है। इसके अलावा हानि तंत्र और गहन संरचनाओं से काफी परिचित है वहाँ, इसलिए किसी भी जोखिम का सामना किए बिना उनसे आसानी से निपटना निश्चित रूप से संभव है। हालांकि मुझे रॉयल फादर के प्रति कुछ हद तक खेद है, लेकिन चूंकि रॉयल फादर को किसी भी प्रकार की अनावश्यक शिकायत न होने देने और साथ ही वरिष्ठ भाई यूनचे की इच्छा को पूरा करने का यही एकमात्र विकल्प बचा है, इसलिए इसे एक ऐसा विकल्प माना जा सकता है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकता है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे बुरा लग रहा है कि सीनियर भाई यूनचे अपने रास्ते से हटकर ऐसे गुप्त रास्ते पर चल रहे हैं। सीनियर ब्रदर यूनचे, आपकी क्या राय है? मैं स्वाभाविक रूप से इससे सहमत हूँ। इस महान चीज को अपनी आंखों से देख पाना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रक्रिया में मैं आपके लिए चीजों को बहुत कठिन बना दूंगा। यूनचे ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। मुंह हनी मंद मंद मुस्कुराई। वरिष्ठ भाई यूनचे ने यहाँ आने का कष्ट उठाकर हमारे बर्फीले पवन साम्राज्य को अत्यधिक गौरव दिलाया है। यहाँ आने के बाद वरिष्ठ भाई यूनचे ने बस एक बात पूछी है, अगर मुहान्या इसमें भी मदद नहीं कर सके तो कैसे करेंगे? क्या मेरे लिए वरिष्ठ भाई यूनचे के साथ संप्रदाय में वापस लौटना संभव होगा? तो मैं वरिष्ठ भाई यूनचे को अभी आइस मैडन पैलेस में लौटने के लिए कहूंगा। हम, यूनचे ने असमंजस में कहा, क्यों? हम तुरंत वहां नहीं जा सकते। म्यू हनरी ने थोड़ी कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस तथ्य के बावजूद कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र में कोई भी नहीं है जो वरिष्ठ भाई यूनचे को कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। रॉयल फादर के लिए आपकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। सुरक्षा, वरिष्ठ भाई यूनचे को इसका एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन महल के कई विशेषज्ञ आपको हर समय 1000 कदम दूर परछाई से बचा रहे हैं। यदि वे और भी करीब आते तो शायद वे स्पष्ट रूप से सुन भी पाते हमारी बातचीत। इसके अलावा यह अभी भी जल्दी है। शाही पिता अभी भी जाग रहे होंगे और संभावना है कि वह वरिष्ठ भाई यूनचे का स्वागत करने के लिए आइस मैडन पैलेस में जाएंगे। अगर यह पता चला कि वरिष्ठ भाई यूनचे अनुपस्थित है तो वह हम निश्चित रूप से गहरी चिंता महसूस करेंगे और लोगों को चारों ओर देखने के लिए भेजेंगे। अगर किसी भी तरह से हमारी योजना का पता चल गया तो हम और भी बदतर स्थिति में होंगे। अच्छा ऐसा है। यूनचे ने हसास में सिर हिलाया, जैसी कि जूनियर ब्रदर हानि से उम्मीद की गई थी कि उन्होंने इस पर विचार किया होगा। हालांकि मैं जूनियर ब्रदर हानि के साथ शाही महल में चुपचाप घूम रहा हूँ, लेकिन न केवल यह मुझे गलत नहीं लग रहा है, बल्कि यह मुझे इसके लिए उत्सुक भी बना रहा है। बहुत हा। मुंह हान्या भी जोर से हंसे। उत्तेजना की तलाश करना मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। मानदंडों का पालन करते हुए किसी काम को चुपचाप करने की उत्तेजना की तुलना कैसे की जा सकती है? आज रात हानि वरिष्ठ भाई यूनचे को एक मजेदार दौरे पर ले जाएंगे। ठीक है, मैं आइस मैडन पैलेस लौट आऊंगा। 4 घंटे बाद मैं गार्डों को हटा दूंगा और फिर से यहाँ आऊंगा। उनके अपेक्षित लुक के बीच उनका उत्साह देखा जा सकता था। ठीक है, मेरा मानना है कि हमारे गौरवशाली किलिन हॉर्न को देखकर वरिष्ठ भाई यूनचे को लगेगा कि यात्रा सार्थक रही है।
यूं चे चला गया और म्यू हन्याय को एक पल के लिए उसकी पीठ को देखते हुए छोड़ दिया और फिर धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अभी भी एक फीकी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक असामान्य चमक झलक रही थी जिस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आधी रात के 1 घंटे से अधिक समय बाद रात के सन्नाटे में यूं चे काफी समय से आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन इसी समय उसने अचानक आंखें खोल दी। बाद में वह बिस्तर से कूद गया और बाहर चला गया। सर यू, फैंग, हानजिन, जो पूरे समय बाहर इंतजार कर रहे थे, ने हड़बड़ाहट में अभिवादन किया। सर यू बाहर जा रहे हैं? मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करो। यूं चे ने अपना हाथ लहराया। समझा। फैंग हानजिन उसे सम्मानपूर्वक विदा करने के लिए झुके और कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आइस विंड इंपीरियल पैलेस आधी रात में विशेष रूप से शांत था। यून चे थोड़ी देर बाद अचानक रुकने से पहले आइस मैडन पैलेस से बाहर चला गया। उन्होंने काफी धीमी आवाज में कहा, मैं बोरियत दूर करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। किसी को भी मेरे पीछे आने की इजाजत नहीं है। दायरे के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य की निवारक शक्ति एक राजा से कहीं अधिक होती है। उसका आदेश पाकर छाया से उसकी रक्षा करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ तक कि उन्हें लगा कि महान क्षेत्र के राजा के प्रत्यक्ष शिष्य जैसे महान व्यक्ति की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए इतने सारे लोगों को जुटाना काफी अनावश्यक था। पहले वाले मार्ग का अनुसरण करते हुए यू चे जल्द ही पहले वाले स्थान पर पहुंच गया। म्यू हान्या भी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। म्यू हन्या ने परिवेश को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को जारी किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वरिष्ठ भाई यून चे से कुछ भी कम की उम्मीद नहीं करूंगा। आपके शब्द रॉयल फादर की तुलना में और भी अधिक वजनदार हैं। वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आपका अनुसरण करने का साहस किया हो। हे जूनियर भाई हनी, आप बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब उस जगह पर चलते हैं। भले ही यह सिर्फ दूर से देख रहा हो, अगर मैं पौराणिक शुभ जानवर की आभा को महसूस कर सकूं तो ये यात्रा सार्थक हो जाएगी। यून चे शांत दिख सकता है, लेकिन वह अपने स्वर में तात्कालिकता को छिपा नहीं सका। अगर हेलिडोम में कोई आत्मा है तो उसे यह जानकर निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी कि वरिष्ठ भाई यून चे की पहचान का कोई व्यक्ति इसके लिए कितना उत्सुक था। म्यू हनी यून चे को शाही महल के पूर्व में ले गया। जिस स्थान पर वे आए थे वह शाही महल का औषधि उद्यान प्रतीत होता था। हर तरफ तरह तरह की दुर्लभ और अजीब जड़ी बूटियां उग रही थीं और पूरी जगह पर पूरी तरह से अंधेरा था। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या म्यू हनी जानबूझकर लोगों वाली जगहों से बच रहे थे, या यहाँ हमेशा ऐसा ही होता था क्योंकि लंबे समय तक चलने के बाद भी उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं मिला। यह शाही महल का औषधि उद्यान है। हालांकि यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, बगीचे का स्तर संप्रदाय के मुकाबले बहुत हीन है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई यू चे इस पर हंसेंगे नहीं। म्यू हनी ने कहा, आमतौर पर इस जगह पर गहरे जानवरों का पहरा होता है जो कुछ भी गलत होते ही दहाड़ने लगते हैं। लेकिन वरिष्ठ भाई यून चे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी आभा के साथ वे कोई दिखावा नहीं करेंगे। चिंताजनक प्रतिक्रिया। यून चे ने अपनी आत्मा की धारणा जारी की। उसने वास्तव में विभिन्न स्थानों में कई गहन जानवरों की आभा को पकड़ा और वे सभी दैवीय तरीके से काफी शक्तिशाली गहन जानवर थे। औषधि उद्यान के अंत तक पहुंचने पर म्यू हान्या अंततः अपनी जगह पर रुक गया। उनकी आंखों के सामने 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा विचित्र आकार का एक शिला था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसे बहुत समय बीतने का अनुभव हुआ है, क्योंकि यह पूरी तरह से हरी और काली लताओं से ढका हुआ था। यून चे की नजर थोड़ी देर के लिए उस पर पड़ी, फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप मुझे बता रहे हैं कि यह प्रवेश द्वार है? लेकिन जवाब में म्यू हान्या हल्के से मुस्कुराया। उसकी हथेली के प्रहार से शिलाखंड पर लगी लताएं दूर हो गईं। इसके तुरंत बाद उसने अपनी उंगली उठाई, जैसे ही खून की एक बूंद सिरे से उड़कर सीधे शिलाखंड पर गिरी। जैसे पारा जमीन से नीचे बहता है, लाल रंग का मोती धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। बजना, एक हल्की सी ध्वनि गूंजी, जिसके बाद एक छोटे आकार की गहरी संरचना अचानक उस शिलाखंड पर चमक उठी जो एक क्षण पहले बिल्कुल सामान्य लग रही थी। ओह! यून चे का जबड़ा थोड़ा चकित होकर पूरी तरह आश्चर्यचकित भाव से बोला, कितनी विस्तृत योजना है। आमतौर पर यह गहन संरचना अपनी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिखाती है, जिससे इसका पता लगाना असंभव हो जाता है। इसे केवल हमारे आइस विंड इंपीरियल परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों द्वारा ही खोला जा सकता है।
हालांकि यह अभी भी मेरा पहला मौका है मार्ग को खोलना, उस समय के अलावा जब रॉयल फादर ने मुझे इस मार्ग के अस्तित्व के बारे में बताया था। मुझे सच बोलने दो, भले ही इससे वरिष्ठ भाई यूचे को हंसी आए। यह मार्ग हमारे जीवन से भागने की तैयारी में बनाया गया था, अगर हम कभी भी एक निराशाजनक स्थिति का सामना करते हैं। मार्ग में यूचे को साथ लाते हुए मु हान्या ने धीरे से समझाया, इस मार्ग के निकास और प्रवेश द्वार एक समान गहन संरचना का उपयोग करते हैं, जो बेहद अच्छी तरह से छिपा हुआ है और किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा समझना मुश्किल है। आइस विंड इंपीरियल परिवार के सदस्यों के खून के अलावा और कुछ भी संरचनाओं को सक्रिय नहीं कर सकता है, जिससे दुश्मन से छिपने या बचने के लिए इस जगह का उपयोग करना अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाता है। भविष्य में आता है। मु हन्नी ने गहरी आह भरी। मायावी दानव क्षेत्र में यूनचे ने ऐसी गहरी संरचना देखी थी जिसने सक्रियन के लिए रक्तरेखा छाप का उपयोग किया था। क्या वह शाही खजाना है जिसके बारे में आपने इस मार्ग के अंत में बात की थी? यूनचे ने पूछा। वे काफी देर तक अंदर चले थे, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी पहले की तरह सनकरा था। सही है, राजकोष में बड़ी संख्या में जाल तंत्र और गहन संरचनाएं छिपी हुई हैं। उनमें से किसी एक को भी ट्रिगर करने से हम काफी गंभीर स्थिति में आ जाएंगे। जब वे बात कर रहे थे, म्यू हान्या अचानक रुक गया। सामने एक काली काली दीवार थी, जिसके बीच से गुजरने के लिए कहीं भी जरा सा भी गैप नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे एक मृत अंत तक पहुंच गए हैं। उन्होंने बहुत सतर्क दृष्टि से कहा, वरिष्ठ भाई यूचे, खजाना हमारे ठीक सामने है। जब हम अंदर प्रवेश करें तो आपको मेरे पीछे पीछे चलना सुनिश्चित करना होगा। चाहे कुछ भी हो, लापरवाही से इधर उधर न घूमे। एक गहन संरचना को ट्रिगर करना तब भी ठीक होता, कम से कम रॉयल फादर को हमारी उपस्थिति का एहसास होता और आपको अंदर जाने देने के लिए हानि को दंडित किया जाता। लेकिन अगर हानि ने वरिष्ठ भाई यूनचे को किसी तंत्र से आहत होने दिया, तो मेरे पाप का प्रायश्चित करना भी मुश्किल होगा 10,000 बार मरने के बाद। यूनचे ने उसे सहज महसूस कराने के लिए सिर हिलाया। मु हान्या ने अपना हाथ बढ़ाया। खून का एक कण फिर उड़कर सामने की काली काली दीवार पर गिरा। दीवार एक गहरी संरचना के रूप में फीकी गहरी रोशनी से चमक रही थी, बिल्कुल पहले जैसी ही। तुरंत उनकी दृष्टि की रेखा में दिखाई दी। फिर काली काली दीवार दो हिस्सों में खुल गई। उन्होंने अपने सामने एक विशाल जगह देखी, क्योंकि उन्हें कई चीजों की बेहद घनी आभा महसूस हुई। ये स्पिरिट मेडिसिन, स्पिरिट क्रिस्टल, स्पिरिट हथियार की आभा थी। उस जगह की प्रत्येक चीज की आभा बेहद मजबूत थी। दूसरे शब्दों में, ऐसी आभा उत्सर्जित करने वाली इनमें से कोई भी वस्तु निम्न स्तर की कोई सामान्य इकाई नहीं थी। आखिरकार यह आइस विंड इंपीरियल परिवार का खजाना था, जो विशाल आइस विंड साम्राज्य पर शासन करता था। यहाँ 80,000 वर्षों से भी अधिक की अत्यधिक लंबी अवधि में बर्फीले पवन साम्राज्य का संग्रह और संचय रखा गया था।